हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और ये है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 4। पिछले जो पार्ट हैं उनमें हम लोगों ने हार्ट की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में समझा था। उसमें चैम्बर्स जो ऑरिकल वेंट्रिकल्स हैं उनके बारे में समझा था। उससे निकलने वाली जो विभिन्न धमनी और शिराएँ हैं यानी आपकी आर्टरीज और वेन्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। अब जो हम लोगों ने वेंट्रिकल्स की वॉल के ऊपर पेपलरी मसल्स को देखा था, तो आपको याद होगा कि पेपलरी मसल्स जो होती हैं वो वेंट्रिकल की वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है वेंट्रिकल। नीचे की तरफ आपको आरवी दिखाई दे रहे होंगे, एलवी दिखाई दे रहे होंगे, यानी राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसमें आपको राइट वेंट्रिकल में पतली पेपलरी मसल्स दिख रही होंगी, जबकि आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में मोटी पेपलरी मसल्स दिखाई दे रही होंगी। तो इनके बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो होती हैं ये केवल और केवल निलय में पाई जाती हैं, यानी कि वेंट्रिकल्स में उपस्थित होती हैं। और ये क्या काम करती हैं, क्योंकि निलय का काम होता है ब्लड को पंप करना, इसलिए ब्लड को पंप करने के लिए जो है प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसलिए निलयों को आवश्यकता है सुरक्षा की। तो ये सुरक्षा देने का काम करती हैं और आपको पता ही है कि ये आलन में अनुपस्थित होती है। फिर आती है कॉर्डाई टेंडेनी। कॉर्डाई टेंडन जो होते हैं ये फाइबर्स होते हैं जो कि आपको कहाँ मिलेंगे, कास्पिड वॉल्व में जुड़े हुए होते हैं। जो हम लोगों ने ट्राई कास्पिड और वाई कास्पिड वॉल्व पढ़े थे, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच, तो वहाँ पर हमारे वल्नी कपाट थे, त्रिवल्नी और द्विवल्नी कपाट थे। तो उसी त्रिवल्नी और द्विवल्नी कपाट के पास में जो होती है हमारी कॉर्डाई टेंडेंस होते हैं, जो विपरीत दिशा में उनको खोलने से रोकते हैं। यानी कि जो हमारे ऑरिकल से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जा रहा है, वो सिर्फ ऑरिकल से वेंट्रिकल में ही पहुंचे, कहीं ऐसा ना हो गलती से ब्लड जो है वेंट्रिकल टू ऑरिकल भी मूव कर जाए। तो ये कॉर्डाई टेंडेंस का काम होता है। अब हम बात करते हैं हार्ट बीट की या हृदय की ध्वनि। तो हृदय जो साउंड रिलीज करती है वो कैसी होती है, एक प्रकार की अपश्रव्य ध्वनि होती है। अपश्रव्य ध्वनि क्या होती है, ऐसी ध्वनि जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो। ठीक है। लो पिच यानी कि जिसमें आपका बहुत ज़्यादा तारत्व नहीं होता, बहुत कम तारत्व की ध्वनि होती है, यानी कि भारी होती है। जितना पिच बढ़ेगा उतनी आवाज़ पतली होती जाएगी। जैसे महिलाओं की जो पिच होती है वो हाई पिच होती है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली लगती है। पुरुषों की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी कैसी होती है, वो थोड़ी भारी होती है। इट मीन्स कि उनमें क्या है, उनकी जो है लो पिच है। तो ऐसी हमारे जो हार्ट की ध्वनि है वो भी थोड़ी लो पिच साउंड होती है, यानी कि भारी लगती है। हमने सुनी है ना आवाज़, धक धक की जो आवाज़ आती है तो वो थोड़ी सी भारी लगती है। अब वो ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है, तो हमें याद रखना है कि जब भी हमारे कपाट बंद होते हैं, उन कपाट के बंद होने के बाद जो साउंड आती है वो आती है लव और डव। ठीक है, धक धक नहीं होती एक्चुअली, साउंड जो होती है वो क्या होती है, लव और डव की साउंड होती है। तो लव साउंड कहाँ पर आएगी, लव साउंड तब आएगी जब बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वॉल्व बंद होंगे, यानी कि आलिंद और निलय के बीच में जो कपाट लगे हैं, द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट, जब वो बंद होंगे तो आएगी लव। और डब कब आएगी, डब आएगी जब अर्धचंद्राकार कपाट यानी कि जो पल्मोनरी और एरोटिक वॉल्व है। अब पल्मोनरी और एरोटिक वॉल्व कहाँ पर होते हैं, ये उपस्थित होते हैं आपकी निलयों में। पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होगा राइट वेंट्रिकल में और एरोटिक वॉल्व प्रेजेंट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि पल्मोनरी के ज़रिए, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए हम क्या भेजते हैं, हम इम्प्योर ब्लड को भेजते हैं लंग्स में, है ना। और एरोटिक वॉल्व जो होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्योर ब्लड है उसे अब हमें पूरी बॉडी में सप्लाई कराना है, तो हम अरोटा में सबसे पहले भेजते हैं, वहाँ से वो डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज में चला जाता है। तो इसलिए आर्टिक वॉल्व जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा। तो जब वो वॉल्व बंद होंगे तो आपको डव की साउंड आएगी, यानी लव डव ये साउंड चलती रहती है। अब लव डाउन, लव जो साउंड है वो कैसी है, लव साउंड जो होती है वो लो पिच साउंड होती है, सीधा सिंपल है, एल से लव, एल से लो। तो लब साउंड जो है वो लो साउंड है और डब साउंड जो है वो हाई पिच साउंड है। अब अगर हाई पिच साउंड है तो फिर वो कैसी होगी, फिर वो पतली होगी, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा जो डव की साउंड होती है वो पतली साउंड होती है और छोटे समय के लिए आती है, जबकि जो लव साउंड होती है वो भारी ध्वनि होती है, क्योंकि लो पिच साउंड है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था कि जो लो पिच साउंड होती है वो भारी होती है और थोड़े से लंबे समय के लिए आती है। अब अगर हमें हार्ट की बीट को सुनना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हार्ट बीट सुनने के लिए यंत्र आता है जिसका नाम है स्टेथोस्कोप, है ना। जो वो क्या करता है, वो ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के सिद्धांत पे या प्रिंसिपल पे काम करता है।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ एक चार्ट से दिखाया गया है कि जो लव साउंड होती है वो कैसी होती है, वो थोड़े ज़्यादा लंबे समय के लिए होती है, लेकिन जो पिच होती है उसकी वो कैसी होती है, लो पिच साउंड होती है। तो आपको ग्राफ से एक तरफ पिच दिखाई है, तारतम्य दिखाया है, और ग्राफ से दूसरी साइड हमने टाइम यानी समय को दिखाया है। तो डव की जो साउंड है उसका टाइम कम है लेकिन पिच ज़्यादा है। अब लव डब साउंड के अलावा भी कभी कभी किसी व्यक्ति के हार्ट में कुछ आवाज़ सी लगातार बनी रहती है, मरमर साउंड जिसे हम कहते हैं। मरमर साउंड का मतलब क्या है, पीछे से एक लगातार साउंड सी आना, अजीब सी खिंचाव जैसी ध्वनि उत्पन्न रहना। तो ये कब होती है, जब हमारे हार्ट के जो कपाट होते हैं यानी कि जो वॉल्स होते हैं, यदि इनमें कोई कमी है, आ गई है, तो उससे मरमर साउंड रिलीज होने लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर नापने के लिए हम किस यंत्र का यूज़ करते हैं, तो स्फैग्मोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं। स्फैग्मोमैनोमीटर क्या करता है, हमारा ब्लड प्रेशर बताता है बॉडी में। अब इसके मापने के लिए हमारे शरीर में कौन सी धमनी का हम उपयोग करते हैं, तो आपको पता है ब्रैंकियल धमनी होती है जो हमारी आर्म में प्रेजेंट होगी। देखा होगा आप लोगों ने कि जब हम बीपी चेक करते हैं ना, तो हम लोग कहाँ लगाते हैं, जनरली कोहनी के ऊपर, जो हमारी जो बाजू है वहाँ पर आपने देखा होगा कि हम वहाँ पर एक यंत्र जैसा होता है, तो उसमें कुछ चिपकाने का रहता है, तो वहाँ से हम उसको चिपकाते हैं और फिर जो है उसको लगातार प्रेस करते हैं, तो हमें ब्रैंकियल धमनी का यूज़ हम करते हैं। कुल मिला के हमको ये याद रखना है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई निकलता है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। लो ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। अब इसमें जो हम ब्लड मापते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, तो उसमें हमें देखते हैं कि भाई सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है। तो सिस्टोलिक आपका जनरली नॉर्मल कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg, यानी Hg क्या है, पारा मरकरी है ना। तो मरकरी का जो लैटिन नेम है वो हाइड्रोगेरियम होता है, इसलिए हम इसको Hg कह देते हैं। तो Hg जो का जो दाब है 120 mm ऑफ Hg, उससे हम देखते हैं ब्लड का प्रेशर। तो अनुशीतलन की अवस्था में 80 mm ऑफ Hg और प्रकुंचन की अवस्था में 120 mm ऑफ Hg होना चाहिए। इसके अलावा एक ब्लड प्रेशर के अलावा एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं पल्स प्रेशर, नाड़ी दाब। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर जो है हाथ पकड़ता है, और हाथ पकड़ के आपकी जो कलाई होती है ना उसके पास रख करके आपसे बात भी करते रहता है, उसको चेक भी करता रहता है। तो वो कुछ नहीं कर रहा होता है, वो वहाँ से आपकी पल्स का जो प्रेशर है उसको चेक कर रहा होता है कि 1 मिनट में आपकी वो 1 मिनट का तो पूरा नहीं काउंट करते, वो हिसाब लगा लेते हैं कि जनरली आपकी पल्स कैसे चल रही है, क्या बहुत फास्ट चल रही है या बहुत स्लो चल रही है। तो वो पल्स प्रेशर जो होता है वो भी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के ज़रिए ही हम उसको प्राप्त करते हैं। इसके लिए कौन सा यंत्र यूज़ करते हैं, तो स्फैग्मोमीटर का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, स्फैग्मोमीटर जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए और स्फैग्मोमीटर जो है वो नाड़ी दाब या पल्स प्रेशर के लिए। यहाँ कौन सी हम धमनी का उपयोग करते हैं, रेडियल धमनी का। ठीक है, नॉर्मल पर्सन की कितनी होती है, तो 40 mm ऑफ Hg होता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं नाड़ी दाब को, तो जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है यानी 120 mm ऑफ Hg है, उसको उसमें से माइनस कर दीजिएगा डायस्टोलिक प्रेशर को, यानी कि जो आपका 80 mm ऑफ Hg है, तो 120 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, है ना। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि किसी का बीपी अगर बढ़ा हुआ होगा या घटा हुआ होगा तो उसका पल्स भी ज़रूर प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि वहीं से पल्स बनती है आपके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर से। अब हम बात करने जाएंगे कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एक कार्डियक साइकिल में सभी घटनाओं का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो कार्डियक साइकिल में क्या क्या चीज़ें होंगी, कार्डियक साइकिल में पूर्ण प्रकुंचन और अनुशीतलन देखा जाएगा, यानी कि जो आपका आलिंद है, आलिंद एक बार फैलेगा और एक बार सिकुड़ेगा, है ना। तो जो प्रकुंचन और अनुशीतलन की अवस्था है उसको देखा जाएगा। उसमें आपको याद होगा हमने पढ़ा था, जबकि प्रकुंचन और अनुशीतलन जब हमने पढ़े थे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेज जो पढ़ी थी, आपको याद होगा एक में हमने टाइम पढ़ा था 0.5 सेकेंड और एक में हमने टाइम पढ़ा था 0.3 सेकेंड। तो यहाँ जब दोनों जुड़ जाएंगे तो जुड़ने के बाद वो क्या हो जाएंगे, 0.8 सेकेंड। इसलिए हमने आलिंद में पूर्ण प्रकुंचन और अनुशीतलन का टोटल टाइम दे रखा है, पिंक कलर से आपको दिख रहा होगा
0.8 सेकेंड। फिर इसके बाद दूसरा देखेंगे कि निलय में पूर्ण प्रकुंचन और अनुशीतलन में कितना समय लगता है, अगेन 0.8 सेकेंड। तो एक बार आलिन में, एक बार निलय में। नेक्स्ट देखेंगे हृदय कोशिका में पूर्ण अनुशीतलन की जो हमारी हार्ट की सेल्स हैं उनमें कितना टाइम लगता है, तो उसमें भी हमने कितना टाइम देखा, 0.8 सेकेंड। अब देखिए यहाँ ऑट्रियम जो है हमारे और वेंट्रिकल जो है हमारे, उसमें जब पहली बार सिस्टोल होगा तो वो 0.1 सेकेंड का होगा, ठीक है। और जो उसमें सिस्टोल जब वेंट्रिकल में होगा तो वो 0.3 सेकेंड का होगा। यानी एट्रियम में 0.1 सेकेंड का और वेंट्रिकल में 0.3 सेकेंड का व्हाट, सिस्टोल, ठीक है। सिस्टोल होगा 0.1 सेकेंड और 0.3 सेकेंड का। डायस्टोल की बात करें तो डायस्टोल आलिंद में कितना होता है, 7 सेकेंड का, और वेंट्रिकल में कितना डायस्टोल होता है, 0.5 सेकेंड का। अब केवल यदि हम केवल और केवल ऑरिकल को समझें तो ऑरिकल में सिस्टोल था 0.1, डायस्टोल था 0.7, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 सेकेंड। अब इसी तरीके से वेंट्रिकल में देखो 0.3 सेकेंड सिस्टोल, 0.5 सेकेंड डायस्टोल। ये किस में देख रहे हैं, निलय में, वेंट्रिकल में। तो 3 और 5 को भी जोड़ोगे तो आप 0.8 सेकेंड जो है वो आ जाएगा। यानी इस तरीके से सिस्टोल और डायस्टोल होने में कितना समय लग रहा है, तो 0.8 सेकेंड जो है अलग अलग लग रहे हैं। अब इसके बाद जो है हम इसको कार्डियक साइकिल समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, उससे रिप्रेजेंट करके हम समझेंगे। देखो यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, जैसे एक जगह लिखा हुआ है 0.1 है ना, और एक जगह लिखा है 0.3 और एक जगह लिखा है 0.4। तो अब एक एक करके पहले समझ लेते हैं कि किससे क्या बताने की कोशिश करें। 0.1 सेकेंड जो है, जिसको हमने डार्क पिंक से दिखाया हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। तो एक बार जरा ऊपर जाके देखो, एट्रियल सिस्टोल में कितना टाइम लग रहा है, 0.1 सेकेंड। बस वही एज इट इज हमने यहाँ पर से सर्कल और डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया। फिर देखिए 0.3 सेकेंड, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0.3 सेकेंड एट्रियल डायस्टोल, और नीचे क्या लिखा है, वेंट्रिकल सिस्टोल। तो एक बार जरा ऊपर जाके देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, 0.3 में वेंट्रिकल सिस्टोल, 0.3 सेकेंड है ना, 0.3 सेकेंड में क्या हुआ है, वेंट्रिकल सिस्टोल। तो एट्रियल और वेंट्रिकल ये हमने देख लिया। अब यहाँ दूसरा देखिए 0.5 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड में क्या है, वेंट्रिकल डायस्टोल। देखिए लिखा हुआ है 0.4 सेकेंड में वेंट्रिकल डायस्टोल, है ना। और साथ में क्या हो रहा है, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एट्रियल डायस्टोल, जिसे हम ज्वाइंट डायस्टोल भी कह देंगे। जब एट्रियल और वेंट्रिकल डायस्टोल को मिलाएंगे तो फिर क्या बन जाएंगे, ज्वाइंट डायस्टोल बन जाएंगे, है ना। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो अंदर की तरफ आपको पिंक कलर की डार्क पार्ट और जो लाइट शेडेड पार्ट दिखाई दे रहा है वो सब ऑट्रियम है, ठीक है। जैसे पिंक कलर से हमने ऑट्रियम लिख दिया, डार्क पार्ट और जो आपको लाइट पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है, ऑट्रियम है। जबकि जो आपको बाहर की तरफ डार्क पर्पल से और डैश करके पर्पल से जो लिखा हुआ है वो क्या है, वेंट्रिकल है। अब इसमें जो डार्क पार्ट है, वो डार्क पार्ट को आपको याद रखना है कि वो ऑट्रियम का डायस्टोल है। इट मीन्स कि ऑट्रियम का डायस्टोल कितना होगा, 0.1 सेकेंड का, और ऑट्रियम का सिस्टोल कितना हो जाएगा, ऑट्रियम का सिस्टोल हो जाएगा 0.7 का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने 0.4 को और 0.3 को प्लस कर लिया। और अगर आप देखो डैश वाला जितना भी पार्ट है वो कितना बैठेगा, वो बैठेगा 4 और 3 को हम प्लस कर लेंगे तो 0.7 का, है ना। अब नीचे देखो, नीचे है डार्क पर्पल कलर से आपका वेंट्रिकल, है ना, और जो आपको डार्क कलर से दिखाई दे रहा है पर्पल कलर में वो क्या है, वो है सिस्टोल, और जो डैश करके दिख रहा है वो क्या है, डायस्टोल। तो डैश करके जो डायस्टोल का पार्ट है वो कितना बन जाएगा आपका, पहले तो आप डार्क वाला देखो, तो जो यहाँ पर अगर आप देखोगे वेंट्रिकल का जो डार्क पार्ट है जिसे हम कह रहे हैं कि वो सिस्टोल है, तो वो वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है वो 0.3 सेकेंड का बनेगा। देखिए ये 0.3 सेकेंड का ही बन रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो 0.3 है उसमें आपको डार्क पार्ट दिखाई देगा, और शेष जो 0.4 और 0.1 वाला पार्ट है उसमें आपको डैश दिखाई दे रही होगी। इट मीन्स कि 0.5 सेकेंड में क्या होगा, डैश में क्या होगा, आपका डायस्टोल चलेगा। कहाँ पर, वेंट्रिकल में।
देखो अब यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या होगा, 0.1 सेकेंड की स्टार्टिंग पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाएगा ऐसे नोड पर, यानी सबसे पहला काम होगा ऐसे नोड पर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देना। उसके बाद 0.1 सेकेंड तक ये जो पॉइंट रहेगा एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल, यहाँ पर एट्रियल सिस्टोल होगा, और जब एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा तो 30% वेंट्रिकल फिल्ड हो जाएंगे ब्लड से, यानी जैसे ही एट्रियल में सिस्टोल आएगा तो वेंट्रिकल जो होंगे वो 30% फिल हो जाएंगे। और यहाँ पर आपकी पहली हार्ट की जो साउंड है वो जनरेट हो जाएगी लव, ठीक है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि लव साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, तो देखिए 0.1 सेकेंड इज़ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हार्ट साउंड जो है जनरेट हो जाएगी लव। नेक्स्ट है एक्टिव फिलिंग, ऊर्जा खर्च होगी 0.1 सेकेंड में। अच्छा, एक्टिव फिलिंग क्या होता है? एक्टिव फिलिंग वो होती है जिसमें आपकी एनर्जी जो है वो खर्च होती है, ठीक है। जिसमें क्या खर्च होती है? एनर्जी खर्च होती है, मतलब फिलिंग करने के लिए, आने के लिए उसमें एटीपी को खर्च होना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं एक्टिव फिलिंग। जबकि इनएक्टिव फिलिंग क्या होगी, अभी आप आगे पढ़ोगे। इनएक्टिव फिलिंग में एटीपी खर्च नहीं होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसके जस्ट बाद में एट्रियल सिस्टोल हुआ, एट्रियल सिस्टोल के बाद में 30% वेंट्रिकल जो है वो भर गए ब्लड से। लेकिन ये कैसा था? ये था एक्टिव फिलिंग, और इस टाइम साउंड जनरेट हो गई लव। नेक्स्ट 0.3 सेकेंड में क्या होगा? नेक्स्ट 0.3 सेकेंड में दूसरा जो हार्ट साउंड होगा वो जनरेट होगा, जिसका नाम होगा डव, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि सेकेंड हार्ट साउंड डव जनरेट होने के बाद यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए 0.3 सेकेंड में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल जो है आपके, उसमें वेंट्रिकल में डायस्टोल आ रहा है, तो ये वेंट्रिकल डायस्टोल का केस बन जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकल डायस्टोल हो जाएंगे 0.3 सेकेंड में। नेक्स्ट 0.4 सेकेंड, जो नेक्स्ट अब आने वाले 0.4 सेकेंड है, उसमें क्या होगा? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल क्यों कहते हैं 0.4 सेकेंड को? क्योंकि अब यहाँ पर आपका ऑरिकल में भी डायस्टोल हो रहा है और साथ ही साथ वेंट्रिकल में भी डायस्टोल हो रहा है, ठीक है। तो एक साथ दोनों में डायस्टोल होने की वजह से हम इसको ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। और यहाँ पर 2/3 पार्ट ऑफ वेंट्रिकल फिलिंग विद ब्लड। पहले कितना भर गया था? 30%, है ना, यानी 1/3 भर गया था। अभी बचा 2/3 पार्ट, या बचा 70%, ठीक है। हम अगर परसेंटेज में बात करें तो पहले हमारा 30% भर चुका है एट्रियल सिस्टोल के जरिए। अब हमारा दूसरी बार जो है वेंट्रिकल फिर से भरेगा ब्लड से, लेकिन ये होगी इनएक्टिव फिलिंग। इनएक्टिव फिलिंग यानी कि निष्क्रिय रूप से जो है ब्लड भरेगा। कहाँ भरेगा ब्लड भरेगा कहाँ कर? वेंट्रिकल में आकर। और क्या यूज़ नहीं होगी इसके लिए? एनर्जी यूज़ नहीं होगी। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी और हर बार लव डव साउंड जो है वो रिलीज होते रहेंगे। अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने अभी पढ़ा ना 30%, 60%, 30%, 70%, वो क्या होता है? तो एंड डायस्टोल वॉल्यूम जो होता है वो 120 ml का है, ठीक है। अब बॉटल को इस समय आप निलय मान लीजिए। अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यानी EDV जो है वो कितना है? 120 ml है। लेकिन बीच में से अगर किसी ने उस पर प्रेशर मार दिया, ठीक है, तो मान लीजिए अगर किसी ने उसको दबा दिया, उसको बॉटल को बीच से दबा दिया, तो जैसे ही दबाएंगे तो 50 ml अंदर रह गया, तो 70 ml बाहर भी तो जाएगा। अब ये बात सोचो ना कि कंप्लीट बॉटल एकदम से खाली थोड़ी हो जाएगी। दबाने पर बॉटल में से कुछ पानी तो बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ अंदर रह जाएगा। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा? 50 ml होगा। मतलब आ कितना सकता है? 120 ml, उसे बोलेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। लेकिन उसको दबाने पंप करने के पश्चात जितना निकल गया और जो बच गया वो हमारा ये समझाने की कोशिश करें ESV क्या होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है। अब हृदय से संबंधित वॉल्यूम्स को कुछ समझिए, जैसे EDV के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।